हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल आप सब लोगों के, और कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? आ जाओ, देखिए एक बार फटाफट से आ जाओ। सब लोग मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि मेरी आवाज है वो आप लोगों तक एकदम क्लियर आ रही है। मैं आप सब लोगों को एकदम साक्षात रूप से दिख रहा हूँ। हम्म? मैं आप सब लोगों को एकदम साक्षात रूप से दिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से बता दीजिएगा जितने भी प्यारे साथी है ना। आ जाओ, देखिए सबको नमस्कार। हाँ जी भाई, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ प्यारे बच्चों, अरविंद, आरुषि, मधु, मीनाक्षी, सबको नमस्कार, अरविंद, विजेता। और बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बढ़िया चल रही है सब लोगों की? बढ़िया रिवीजन हो रहा है सब लोगों का? हम्म? रिवीजन करते रहना। पंचायती राज टॉपिक है जिसकी हमने पिछली 2 क्लास से ले ली। बेसिक बातें, मोटी मोटी बातें हमने लगभग कर ली। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि भैया अनुच्छेद के बारे में हम लोग बात करें। हमने इससे पहले समितियां देख ली। पंचायती राज से समितियों समितियों से ही अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आगे एक चार्ट बना करके मैं आपको बताऊंगा, वहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज वाली चीजों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राम सभा की परिभाषा, है ना। ग्राम सभा की परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों, करेंगे बातें, टेंशन मत लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो देखो, आज हम लोग पंचायती राज की मैक्सिमम बातें कर लेंगे। उसके बाद में 2 क्लास के अंतर्गत अपना पंचायती राज है वो आने वाली 2 क्लास की बता रहा हूं मैं, उसमें कंप्लीट हो जाएगा अपना। 2 क्लास अपने पंचायती राज की हो जाएगी। उसके बाद में एक क्लास जो है अपने संविधान का संशोधन हो जाएगा, और एक क्लास में 1919 1935 का अधिनियम हो जाएगा। दो क्लास में नागरिकता, 4, और आयोग हम संडे को करेंगे, एक दिन में करेंगे 4-5 घंटे, कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लास लेंगे। आयोग उसमें कर लेंगे हम लोग, और फिर जो भी बचेगा और देख लेंगे प्यारे बच्चों। तो कोशिश रहेगी अपना वही 30 तारीख तक सिलेबस करने की, सॉरी 10 तारीख तक। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अब अपनी कल क्लास नहीं होगी ना, कल, परसों और पले रोज 3 दिन क्लास नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब मैं शादी में निकल लूंगा, आज मेरे घर में शादी है, शाम को जाऊंगा, है ना। आप सबको भी आना है भाई। और एक बात और, आज 26 नवंबर है और संविधान दिवस भी है आज, है ना। तो आप सब लोगों को हम जिस क्लास ले रहे हैं, जिसकी क्लास ले रहे हैं, उस दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो हमारे संविधान निर्माण किया गया था, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। प्रयास बहुत से लोगों के थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की थी। अब आ जाओ, अब हम बातें करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बातें करेंगे मेरे प्यारे डियर, पिछली जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंतर्गत मैं आपको संविधान में प्रावधान बता दिया था कि आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक मेरे प्यारे बच्चों उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले जैसे आप लोगों को आर्टिकल 243 के बारे में ही बात बताऊं, आर्टिकल 243 के अंतर्गत ही बात बताऊं, तो इसमें क्या बोला गया है। इसमें एक ही लाइन लिखी गई है कि भाग 9 से जुड़ी हुई परिभाषाएं, भाग भाग 9 से जुड़ी हुई परिभाषाएं, जुड़ी हुई परिभाषाएं, परिभाषाएं यानी भाग 9 के अंतर्गत जितने भी शब्दावलियां हैं उन सब की परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 243 के अंतर्गत बोला गया है। ज्यादा नहीं याद रखना, परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया है प्यारे बच्चों। उसके बाद में जो आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, वो पूछा गया है आर्टिकल 243 ए, है ना। अगला पूछा गया है आर्टिकल 243 ए मेरे प्यारे बच्चों। एक के अंतर्गत बोला गया है ग्राम सभा और उनके कार्य व शक्तियां। इसमें क्या बोला गया है, ग्राम सभा, ग्राम सभा व उनके कार्य एवं शक्तियां, उनके कार्य एवं शक्तियां। प्यारे बच्चों, अगर पंचायती राज में मैं कोई क्वेश्चन की बात करूं, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो यहां से पूछा गया है, ग्राम सभा।
पहला क्वेश्चन तो ग्राम सभा के बारे में यही पूछा गया कि ग्राम सभा संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया है वो ग्राम सभा होती है। दोबारा सुन लेना, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया हुआ होता है वो ग्राम सभा होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। तो पहली चीज तो आपका ये क्लियर हो गई कि ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक है मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी साहब, संवैधानिक है। दूसरा आप लोगों से पूछा जाता है, दूसरा आप लोगों से मेरे प्यारे बच्चों ग्राम सभा की परिभाषा पूछी जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्राम सभा की परिभाषा के अंतर्गत एक चीज का ध्यान रखना, गांव के सब लोग नहीं आते हैं। अब एग्जामिनर आपको क्या ऑप्शन में क्या देता है? पंचायत के सभी निर्वाचित मतदाता, ग्राम के सभी निर्वाचित मतदाता, गांव के सभी वयस्क लोग या संपूर्ण गांव के लोग। ग्राम सभा के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, गांव के पंजीकृत मतदाता जो है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्या? ग्राम के पंजीकृत मतदाता, ग्राम के पंजीकृत मतदाता, है ना, ग्राम के पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य मतलब गांव के जितने भी लोग हैं, बिल्कुल साहब। जैसे मान लो आपका कोई भी गांव है, जैसे मेरा गांव है, मैं मेरे गांव का एग्जांपल देकर के बताऊं आप लोगों को कि भाई मेरा गांव शेषम है। अभी नई पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, आपको बताऊंगा। आपको पता है नई पंचायतें कितनी बनी है? लगभग 3500 नई पंचायतें बनी है। 3490 या 3440 नई पंचायतें बनी है। बातें करेंगे, घबराइएगा मत आप लोग। सीकर में मान लो मेरा गांव है शेषम, है ना, शेषम। पहले जो हमारी पंचायत हुआ करती थी वो शेषम, सामी और भगतपुरा हुआ करती थी। लिखना नहीं है एक बार, शेषम, सामी और भगतपुरा हुआ करती थी। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, अब सामी अलग पंचायत बन गई। सामी की जनसंख्या ज्यादा थी तो सामी अलग पंचायत बन गई। अब शेषम, भगतपुरा और कंवरपुरा इन 3 गांवों की हमारी पंचायत है। इन 3 गांवों की हमारी पंचायत है। अब मेरे शेषम गांव के जितने भी मतदाता है, यानी शेषम गांव के जितने भी लोग वोट देने वाले हैं, वो सब मेरे प्यारे बच्चों ग्राम सभा यानी शेषम ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ध्यान से सुन लेना, गांव के सभी पंजीकृत का मतलब होता है जिनका वोटर लिस्ट बनी हुई है। जैसे अभी बन रही है ना, अभी आप लोगों को ना पता हो, शायद पता होगा, सर के तहत जो ग्राम पंचायत वाली जो रिपोर्ट बन रही है ना, अभी नई जो लिस्ट बन रही है प्यारे बच्चों, उसमें सबका क्या हो रहा है? रिकाउंटिंग हो रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी बनवा लेना अगर जिसने नहीं बनवाई है तो प्यारे बच्चों। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होंगे मेरे प्यारे डियर। बहुत बढ़िया सा। उसके बाद में आर्टिकल 243B, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 के अंतर्गत बी, ये क्या बोलता है? ये बोलता है मेरे प्यारे बच्चों ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं गठन की बात करूं, है ना, अब मैं गठन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पे हमने इसका गठन किया था, है ना। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर प्यारे बच्चों, सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय, बस इतना ही ध्यान रखना। त्रिस्तर बोले तो वही बात आ जाएगी, ग्राम स्तर आ जाएगा, है ना, वही आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक आ जाएगा अपना ग्राम स्तर, ठीक है। दूसरा आ जाएगा ग्राम स्तर में बीचला कौन सा आ जाएगा? अपना ब्लॉक स्तर, ब्लॉक या खंड स्तर, और तीसरा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जिला स्तर, तीसरा आ जाएगा जिला स्तर। लो जी साहब, ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम पंचायत हो जाएगी, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। खंड स्तर के ऊपर या ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति जिसको बोलते हैं हम लोग,
या पंचायत समिति इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर आ जाता है अपना जिला स्तर पे जिला पंचायत या जिला परिषद। जिला परिषद या जिला पंचायत एक ही बात है ना। जिला पंचायत, बहुत बढ़िया जी साहब। लेकिन जिला पंचायत का जिला परिषद का जो उल्लेख है वो किया गया है। ठीक है जी भैया, ये हमारा गठन हो गया कि भाई 3 स्तर के ऊपर पंचायती राज होगी, तीनों के अंतर्गत ये पंचायती राज होगा। अब इसमें एक नोट लगा करके लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोट लगा करके लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा गया। थोड़ा लिखने के ऊपर ध्यान दो, एक बार सामने फोकस करो, आप कंसंट्रेशन बना करके रखो, है ना। अगर मैं बताऊं कि जनाब इनके नोट में क्या लिखा है, तो लिखो कि जिस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उस राज्य में मध्यम स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू होगी। मध्यम स्तरीय पंचायती राज, मध्यम स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू होगी, व्यवस्था लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगी साहब। मतलब ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मान लो सिक्किम राज्य है। अब सिक्किम राज्य की पॉपुलेशन मान लो 18 लाख है, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों ग्राम पंचायत तो होगी और जिला परिषद भी होगी जिला स्तर पे, लेकिन ये जो ब्लॉक स्तर वाला मामला है ना, ये नहीं होगा। क्या बोला मैंने कि एक ऐसा राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उस राज्य के अंतर्गत मध्यम स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। और मध्यम स्तर की कौन सी है? ब्लॉक स्तर वाले, क्योंकि ये निम्न स्तर, ये मध्यम स्तर, ये उच्च स्तर मेरे प्यारे बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं के अंतर्गत पूछी गई है प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना, है ना भाई। कई परीक्षाओं के अंतर्गत ये पूछी गई है मेरे प्यारे डियर, बहुत बढ़िया जी साहब, है ना। हाँ, अब मध्यम स्तर मतलब पंचायत समिति नहीं होगी। नोट ले लिखो तो लिख लो, चाहिए वहां पंचायत समिति का प्रावधान नहीं होगा, वहां पंचायत समिति का प्रावधान नहीं होगा, पंचायत समिति का प्रावधान नहीं होगा प्यारे बच्चों। लो जी साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है आर्टिकल 243 बी के अंतर्गत मेरे दोस्त। अब आर्टिकल 243 सी क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? ये पंचायतों की संरचना के बारे में बोलता है। आर्टिकल 243 सी जो है ये पंचायतों की संरचना के बारे में बोलता है। संरचना कैसे सर है, स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आपको पता होगा, हमारे जो सरपंच होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। प्रधान जो होता है प्यारे बच्चों, प्रधान कहां पे होता है? पंचायत समिति के अंतर्गत, है ना। प्रधान जो होता है वो पंचायत समिति में होता है, उसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। जिला प्रमुख जो होता है जिला परिषद के अंतर्गत, जिला परिषद, है ना, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, ये पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। इन दोनों का जो चुनाव होता है प्यारे बच्चों वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती। जैसे सरपंच होता है अपना, है ना, सरपंच को हम खुद वोट देते हैं, भाई हम खुद वोट देते हैं। जिला प्रमुख बनेगा तो हम जिला प्रमुख को वोट नहीं देंगे, हम किन को देंगे? हम जिला परिषद सदस्य को वोट देंगे। और वो जिला परिषद सदस्य है वो मेरे प्यारे बच्चों जिला प्रमुख को वोट देगा। जैसे राज्यसभा सदस्य का मैंने बताया था कि हम विधानसभा सदस्य जो होते हैं उनको डायरेक्ट वोट देते हैं, और विधानसभा सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा सदस्यों को वोट देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आरक्षण, आर्टिकल 243 डी। आर्टिकल 243 डी में आरक्षण के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और अब की बार पूछा जाएगा, क्यों पूछा जाएगा मैं कारण बताता हूं आप लोगों को। और अब की बार पंचायती राज से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
101% 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो करंट को जोड़ करके पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायत है, नवीनतम ग्राम पंचायत कितनी है ना, पुरानी कितनी थी, सबसे ज्यादा किस जिले में जुड़ी है, सबसे कम किस जिले में जुड़ी है, ये मैं लिखाऊंगा। आप टेंशन मत लेना कि सर हमें अभी पढ़ी नहीं है, तो ये मैं लिखा दूंगा आप लोगों को ना। मैं कोशिश क्या, आप अपनी क्लास ले लेना, बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन भाई, बाहर नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो आरक्षण की बात करें तो प्यारे बच्चों SC ST को आरक्षण जो है वो जनसंख्या के अनुपात में मिलता है। जनसंख्या के अनुपात में कैसे, मान लो कोई पंचायत है, उस पंचायत में 50% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो SC ST की है, तो भैया वहां आरक्षण 50% से ज्यादा मिलेगा। हो सकता है पूरा आरक्षण मिल जाए फिर वहां। कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पे SC ST की पॉपुलेशन ही नहीं है, तो वहां आरक्षण नहीं मिलेगा फिर, ठीक है ना, वहां नहीं मिलेगा। महिलाओं को आरक्षण जो है वो 1/3 आरक्षण दिया गया है। कितना? 1/3 का मतलब जानते हो ना, 33%। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। क्या है? राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची का विषय इसलिए 2009 के अंतर्गत राज्यों में 50% आरक्षण किया गया है। राज्यों में नहीं, राजस्थान लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे राजस्थान लिखना है। राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों 50% आरक्षण है ना, राजस्थान के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर, राजस्थान में 50% आरक्षण। मतलब ये है कि वर्तमान में लगभग 14,000, लगभग बता रहा हूं मैं ना, 14,000 प्लस पंचायतें हैं, तो उनमें 7,000 प्लस के अंतर्गत सरपंच आपको महिला मिलेगी, ठीक है ना। यानी 50% से ज्यादा आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। पहले आपको एक चीज बताऊं मैं, हमारे देश के अंतर्गत महिलाओं को कहीं पे आरक्षण दिया गया था ना, तो केवल और केवल पंचायती राज में आरक्षण दिया गया था, और कहीं पर आरक्षण नहीं दिया गया था मेरे प्यारे डियर, और कहीं आरक्षण नहीं दिया गया था, केवल पंचायती राज में। लेकिन आपको पता होगा, अभी संविधान संशोधन में पढ़ा दूंगा, और मैंने संसद में भी पढ़ाया है कि 106वां संविधान संशोधन जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसके तहत मेरे प्यारे बच्चों अब विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिल चुका है, जो 15 वर्षों के लिए है, ठीक है। यह आरक्षण परमानेंट है, यहां वाला पंचायती राज वाला परमानेंट है, लेकिन वो 15 वर्षों के लिए ही होगा। और ओबीसी का जो आरक्षण है वो विधानमंडल तय करेगा कि दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण है प्यारे बच्चों, ठीक। आ जाओ आगे लिखो प्यारे बच्चों, आर्टिकल 243E, 243E मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बोलता है? ये पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल है ना, कार्यकाल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? अरे भैया पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, एक तो ये ध्यान रखना है 5 वर्ष तक मेरे प्यारे बच्चों, ये इनका क्या है, ये इनका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कार्यकाल है। कि साहब जिस दिन इन्होंने पद ग्रहण किया उस दिन से मेरे प्यारे बच्चों 5 वर्ष के लिए ये रहेंगे। मान लो सर, मान लो अगर पद रिक्त हो जाए, अगर सरपंच साहब का पद रिक्त हो जाए, सरपंच साहब ने त्यागपत्र दे दिए, त्यागपत्र दे दिया, या मेरे प्यारे बच्चों सरपंच साहब की मृत्यु हो जाए, मृत्यु, तो मेरे प्यारे बच्चों मृत्यु होने पर है ना, 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे, भीतर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे, करवाए जाएंगे। लो जी मेरे दोस्त, हमने क्या बोला है, हमने क्या बोला हरे बाल को, हमने क्या बोला, हमने बोला जनाब कि पंचायतों का जो कार्यकाल होगा, पंचायतों का जो कार्यकाल होगा वो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होगा। बहुत बढ़िया जी साहब, जिस दिन पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 साल तक। लेकिन मान के चलो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, लिखना नहीं है, आज तारीख कितनी है? आज तारीख 26 नवंबर है। आज 26 नवंबर 2025 को कोई सरपंच बनता है, तो भैया उनका जो कार्यकाल होगा वो 25 नवंबर 2030 तक होगा, क्योंकि 5 साल यहीं तक होते हैं। बिल्कुल साहब। लेकिन मान के चलो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, 26 जनवरी 2028 को उसका निधन हो जाता है या ये त्यागपत्र दे देता है,
भाई 2028 में सरपंच साहब ने त्यागपत्र दे दिया या सरपंच साहब स्वर्ग सिधार गए, तो उस कंडीशन में हम लोग 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाएंगे दोबारा। और जो चुनाव होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, जो चुनाव करवाया जाएगा वो मेरे दोस्त शेष अवधि के लिए होगा, है ना। लिख लो, लिख लो भैया, चुनाव शेष अवधि के लिए करवाए जाएंगे, चुनाव शेष अवधि के लिए। चुनाव शेष अवधि के लिए, शेष अवधि के लिए करवाए जाएंगे। लो जी भैया, ठीक है ना। जो चुनाव करवाएंगे हम लोग वो शेष अवधि के लिए। शेष अवधि मतलब जितना दिन आगे बच गया। मैंने एग्जांपल बताया 2028 में निधन हो गया तो फिर वो अगले 2 साल तक रहेगा। ऐसा नहीं कि जहां से चुनाव कराया फिर दोबारा वो 5 साल तक रहेगा, नहीं, शेष अवधि तक। तो कार्यकाल कंप्लीट, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, पद रिक्ति त्यागपत्र मृत्यु होने पर 6 माह के भीतर भीतर पुनः चुनाव, और फिर शेष अवधि के लिए मेरे प्यारे डियर, ठीक है। उसके बाद में आओ आप आर्टिकल 243 ऐप के अंतर्गत। आर्टिकल 243 ऐप, ये क्या बोलता है? ये ऐप है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐप सब ये कैपिटल लिख रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान रखना। ऐप ये क्या बोलता है? ये बोलता है सदस्यों की अयोग्यताएं, पंचायती राज सदस्यों की, पंचायती राज सदस्यों की अयोग्यताएं। अयोग्यताएं क्या क्या अयोग्यता होगी? पहली अयोग्यता मेरे प्यारे बच्चों, 21 वर्ष उम्र ना पूरी की गई हो। ध्यान रखना, यहां उम्र का 21 वर्ष का प्रयोग किया गया है। 21 वर्ष आयु पूर्ण ना हो, आयु पूर्ण न हो, पहली योग्यता यह है। मतलब यहां योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया, अयोग्यता का उल्लेख किया गया, इस चीज का ध्यान रखना, है ना। पंचायती राज में अयोग्यता का उल्लेख किया गया। पहली योग्यता है मेरे प्यारे बच्चों की 21 साल की आयु कम से कम होनी चाहिए। तो आप लोग सरपंच अगर बनने की सोच रहे हो, अरे है अरे चुनाव होने वाले हैं, अगर तुम लोग सरपंच बनना चाहते हो तो 21 साल तो हो गई मेरे हिसाब से, सबकी हो गई आप में से, है ना। कोई नहीं होगा 21 से कम, तो आप भविष्य आजमा सकते हो राजनीति में भी भैया। अगली योग्यताएं क्या होती है? अन्य योग्यताएं, अन्य योग्यताएं विधानमंडल तय करता है, विधानमंडल तय करता है, विधानमंडल तय करता है। लो जी भैया, विधानमंडल कैसे तय करता है? विधानमंडल कैसे तय करता है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये राज्य सूची का विषय है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग योग्यताएं हो सकती है। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में बताऊं, है ना, थोड़ा मैं आप लोगों को राजस्थान के संदर्भ में बताऊं, रेफरेंस ऑफ राजस्थान कि जनाब राजस्थान में क्या क्या योग्यताएं हैं। और तो पहली योग्यता तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली 2 योग्यताएं तो सबके अंतर्गत है, यानी ये तो पूरे भारत के अंतर्गत लागू है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल साहब। एक मेरे दोस्त आपको पता होगा कि जनाब 2014 में शैक्षणिक योग्यता, 2014 में शैक्षणिक योग्यता जोड़ी गई थी, शैक्षणिक योग्यता, लेकिन 2019 में समाप्त। लो जी भैया, यानी वसुंधरा जी आई थी तो वसुंधरा जी ने आकर के बोला था कि भैया अब राजस्थान में जो सरपंच होगा उसको 8वीं पास होना होगा। अगर SC/ST का है तो 5वीं पास होगा। अगर कोई जिला प्रमुख बनना है या किसी को प्रधान बनना है तो उसको 10वीं पास, SC/ST है तो 8वीं पास, वरना वो सरपंच नहीं, प्रधान और सरपंच नहीं बनेगा। अब 2019 में गहलोत साहब आई, तो गहलोत साहब को तो आप जानते ही हो, सुजय साहब इस लोकतंत्र के अंतर्गत सब कुछ चुनाव लेने का अधिकार है। भाई के अंतर्गत किसी भी प्रकार से शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, तो हम इसको खारिज करते हैं। वसुंधरा जी ने जो निर्णय लिया था वो जनता के हित में नहीं है, इसलिए हम लोग राजस्थान में पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता है उसको समाप्त करते हैं। ये हमारे गहलोत साहब ने 2019 के अंतर्गत वापस बोल दिया था भैया। तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो समाप्त हो चुकी मेरे प्यारे डियर, बहुत बढ़िया साहब।
एक बोला भैया शौचालय अनिवार्य होना चाहिए घर के अंतर्गत, ये 2014 में ऐड की गई है भी, शौचालय अनिवार्य। अगर किसी सरपंच के घर में शौचालय नहीं है तो भैया वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना। एक भैया 1960 में मृत्यु भोज निवारण एक्ट, मृत्यु भोज निवारण एक्ट का कोई दोषी हो, एक्ट का कोई अगर दोषी हो, यानी कोई व्यक्ति जिसने मृत्यु भोज किया हो, आपने राजस्थान में मौसर बोला है ना, बूढ़ा आदमी मरब नबी को मौसर करा पालेंगे, कई जगह तो मृत्यु भोज बंद है, कई जगह हुआ भी है, दोनों चीजें हैं। तो अगर मृत्यु भोज है, अगर किसी ने मृत्यु भोज किया है और वो दोषी पाया गया तो वो मेरे प्यारे बच्चों सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता मेरे प्यारे डियर। 1995 के अंतर्गत हमने एक हमने योग्यता और की थी कि 1995 के बाद में तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए 1995 के बाद में, लेकिन उस अयोग्यता को अभी हाल ही के अंतर्गत हमने समाप्त कर दिया। अब जिसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो भी सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पहले नहीं लड़ सकता था। पहले क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, पहले सरपंच का चुनाव केवल वहीं लड़ता जिसके 1995 के बाद में तीसरी संतान नहीं हुई हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसके 3 संतान है, एक का नाम अक्स है, एक का नाम वाई है, एक का नाम जेड है। मान लो अक्स संतान है, इसका जन्म हुआ है 1987 के अंतर्गत, वाई का जन्म जो हुआ है वो हुआ है 1991 के अंतर्गत, और इसका जन्म हुआ है 1994 में। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सरपंच बन पाएगा, यानी सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। पंचायती राज लिख लो आप लोग, पंचायती राज का चुनाव लिखना नहीं है ना, लड़ सकता है, लड़ सकता था है मत लिखो। वहीं मेरे प्यारे बच्चों में एक दूसरा एग्जांपल दूं कि मान के चलो एक बी नाम का व्यक्ति है, उसके 3 संतान है, एक का नाम है एम, एक का नाम है एन, एक का नाम है ओ। एम का जो जन्म हुआ है वो 1990 के अंतर्गत हुआ है, एन का जन्म हुआ है वो 1994 में हुआ है, और ओ का जन्म हुआ है वो 1997 के अंतर्गत हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना, ये चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो तीसरी संतान है उसका जन्म 1997 में हुआ है, यानी 1995 के बाद में नहीं होना चाहिए था। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत हमने इस प्रोसेस को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया प्यारे बच्चों। अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हो तो पता चल गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये था अपना आर्टिकल 243 ई में ऐप मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अयोग्यता से संबंधित आप लोगों को ध्यान रखना है ना। मुख्य बड़े आर्टिकल तक यही थे। अब जैसे एच है, एच छोटा सा है मेरे प्यारे डियर, है ना, एच जो आर्टिकल है वो आप लोग छोटा सा है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा मेरे एच, जी और एच, है ना, हाँ यहां से लिख लो आप लोग, ये ऊपर वाला को हटा देंगे हम लोग, इसको हम हटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद नहीं रखना। देखो यहाँ पर भी मैंने इसका उल्लेख किया था, है ना, मैं कुछ चीजें पीडीएफ लेकर के आया था, लेकिन मैं सोचा कि हर जगह पीडीएफ बच्चों को नहीं देंगे, जो चीजें समझाने वाली है वो लिखा दूंगा, है ना, समझाने वाली है वो लिखा दूंगा, बाकी आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं आर्टिकल 243 जी क्या बोलता है, तो 243 जी बोलता है कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है कि साहब पंचायती राज का काम क्या होगा। गांवों के अंतर्गत नालियां बनाना है, सड़कें बनाना है, पानी की व्यवस्था करनी है ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है गांव के अंतर्गत, छोटा मोटा यही काम होता है पंचायत का। एच के अंतर्गत बोला पंचायती राज संस्थाओं की कर अह या ओषित करने की शक्ति। अब ये बड़ा खतरनाक नाम है ना, अह या ओषित करने, अह या घोषित था, ये ओषित नहीं था, है ना, अह या घोषित करने की मेरे प्यारे बच्चों पावर। लो जी साहब, ठीक है ना, कि भैया पंचायती राज को मेरे प्यारे बच्चों टैक्स लगाने का पावर भी होना चाहिए। अब टैक्स वो पैसों पे नहीं लगाया तो किस पे लगा, शुल्क लगा सकता है, गांव में कोई फीस लगा सकता है, कोई ने बड़े मकान बना लिया उस पे लगा सकता है, गांव में कोई पहाड़ है उससे पत्थर अगर खोदे जा रहे हैं उस पे वो टैक्स लगा सकता है ना, गांव में जो लोग सार्वजनिक रूप से पानी पी रहे हैं उसके ऊपर वो टैक्स लगा सकता है। इस प्रकार की चीजें वो कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और इनके लिए हम एक राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं मेरे प्यारे डियर, है ना, हम लोग एक राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं प्यारे डियर। देखो आप आर्टिकल 243
आर्टिकल 243I। अच्छा पहले ऐसे लिखो, देखो राज्य वित्त आयोग। अगर मैं बात करूं राज्य वित्त आयोग, अब मैं राज्य वित्त आयोग आपको यहीं पढ़ा रहा हूं तो फिर वहां नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान रखना है ना। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख है भारत के संविधान में 2 जगह किया गया है। कहां कहां पे किया गया है प्यारे बच्चों? एक किया गया है आर्टिकल 243I के अंतर्गत, आर्टिकल 243I के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कहां पे? आर्टिकल 243I के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा जो किया गया है वो आर्टिकल 243Y के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर, है ना। दूसरा किया गया है आर्टिकल 243Y। अब सर आपने तो बोला कि पंचायती राज का उल्लेख है वो आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक है, बिल्कुल साहब। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जो ये आर्टिकल 243I जो है ये मेरे प्यारे बच्चों पंचायती राज का वित्त आयोग होगा, ये पंचायती राज का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। और जो आर्टिकल 243Y है ये नगरीय स्वशासन के लिए है, होता एक ही है, नगरीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं के लिए नगरीय स्वशासन। लो जी भाई साहब, मैंने क्या बोला? होता तो एक ही है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मेरे प्यारे आपको नाम याद रखना है कि भैया परीक्षा में पूछा गया है कि नगरीय स्वशासन के लिए वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 243Y के अंतर्गत किया गया है। इसमें आर्टिकल 243Y के अंतर्गत किया गया है जी साहब। बहुत बढ़िया जी प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें कि सर ये जो वित्त आयोग है इसका गठन कौन करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों लिखो प्रत्येक 5 वर्ष से, लिखो प्रत्येक 5 वर्ष से, प्रत्येक 5 वर्ष से राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। आर्टिकल 280 याद है, आयोग का गठन, इतना ही लिख लो। आर्टिकल 280 में मैं बता रहा था ना कि राष्ट्रीय वित्त आयोग जो होता है या भारत का वित्त आयोग है या केंद्र का वित्त आयोग है, आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष से राष्ट्रपति करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल साहब। इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आयोग की जो संरचना होगी, आयोग की जो संरचना होगी, ठीक है ना, ठीक है साहब। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता होगी मेरे प्यारे बच्चों, भाई उनकी योग्यता से संबंधित अगर मैं बात करूं, सदस्यों की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया, है ना, मैं नियुक्ति की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों और चयन प्रक्रिया की बात करूं, चयन प्रक्रिया की बात करूं, ये सब कौन तय करता है? ये हमारी विधानमंडल तय करती है। कौन तय करता है? हमारी विधानमंडल तय करती है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें सदस्य कितने होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है साहब। सर इसका काम क्या होता है? अगर मैं राज्य वित्त आयोग के कार्य के बारे में बताऊं तो दोस्तों पहले तो ध्यान रखना है कि राज्य व पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य वित्त का आवंटन करना, मुख्य काम तो इसका यही है भैया, आवंटन करना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मुख्य काम तो इसका यही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों राज्य द्वारा संग्रहित कर, फीस, शुल्क, ये लिख लो, राज्य द्वारा संग्रहित कर, शुल्क, फीस, है ना, किसी से कोई टैक्स लिया है या कोई शुल्क लगाई है, कोई फीस लगाई है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इनका क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? फीस आदि का राज्य व स्थानीय स्वशासन। अब मैं स्थानीय स्वशासन का प्रयोग कर दिया तो यह पंचायत और नगर पालिका दोनों आ जाएगी। स्थानीय स्वशासन के मध्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आवंटन। आवंटन का मतलब क्या होता है? बांटना। मान लो मेरे पास 100 रुपए है,
अब 100 रुपए से मैंने आप में से कुछ रुपए अरविंद को दे दिए, कुछ आरुषि को दे दिए, कुछ मधु को दे दिए, कुछ मीनाक्षी को दे दिए, कुछ सरोज को दे दिए, कुछ नैना को दे दिए, है ना। आप में से मैंने सबको बांट दिया। वैसे ये काम करता है कि जो राज्य के पास पैसे आते हैं वो कौन सी पंचायत को कितना देना है, किसको क्या करना है, ये काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल साहब। चलिएगा साहब, उसके बाद में आप लोगों से हम पूछे कि सर राज्य वित्त आयोग जो होगा, राज्य वित्त आयोग जो होगा उसके अंतर्गत सदस्य कितने होंगे? अगर मैं बात करूं राजस्थान वित्त आयोग में, राजस्थान वित्त आयोग में सदस्य तो प्यारे बच्चों 1+4 अधिकतम, है ना। कम हो सकते हैं, अधिकतम कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने ही होंगे। इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है साहब। इनकी योग्यता क्या होगी? योग्यता वही मेरे प्यारे बच्चों, कर के मामले में जानकारी, कर के मामले में जानकारी, मामले में जानकारी, मतलब टैक्स वगैरह इनके बारे में उस आदमी को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी अंगूठे छाप आदमी को हम बिठा दें मेरे प्यारे, है ना। कर मत लिखो, वित्तीय मामलों के बारे में जानकारी, ऐसे लिखो, कर से अच्छा से बताइए, वित्तीय मामलों में जानकारी। वित्तीय मामलों में जानकारी जिसको हो उसको मेरे प्यारे बच्चों राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बना देंगे हम लोग। ठीक है जी साहब, भाई उसको अध्यक्ष बना देंगे। सर अपने राजस्थान का जो राज्य वित्त आयोग है उनका अध्यक्ष कौन कौन बना मेरे प्यारे डियर? तो इन जो ये नाम है आप लोगों को ये याद रखने हैं भैया, है ना। ये नाम आप लोगों को याद रखने में, इनको तो हटा दूंगा यहां से भाई, इनको तो मैं हटा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जो आपको ये नीचे वाले नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राजस्थान वित्त आयोग जो है अपना, वर्तमान में पहले अध्यक्ष का नाम याद रखो, तो इसका नाम था, फर्स्ट लिख रखा हमने के गोयल, है ना, के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह प्रश्न ना पूछा गया हो, है ना, जिसमें ना पूछा गया हो मेरे प्यारे बच्चों कि राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है ना। लिख लो राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्षों के नाम। राजस्थान वित्त आयोग राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्षों के नाम, लो जी भैया, वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम। प्रथम कौन है? लिख रखा मैंने के गोयल। सेकंड कौन है? हीरालाल देवपुरा, 2000 में बना था ये। थर्ड कौन है? मानिक चंद ईराना नहीं है, मानिक चंद सुराणा है इनका नाम, मानिक चंद सुराणा। ठीक है ना, मानिक चंद सुराणा मेरे प्यारे बच्चों, ये 2005 में बने थे। अब इनका कार्यकाल देखो 1995 से लेकर के 2000 तक था, इनका 2000 से लेकर के 2005 तक था, इनका 2005 से लेकर के 2010 तक मेरे प्यारे बच्चों, 2005 से लेकर के 2010 तक मेरे प्यारे डियर। ठीक है, और बीडी कला 2010 से 2015, और ज्योति किरण का 2015 से 2020 मेरे प्यारे बच्चों, और प्रद्युमन सिंह जी जो है इनका 2020 से 2025 मेरे प्यारे डियर, है ना, 2025। अब ये इनके सदस्य थे मेरे प्यारे डियर, अब नहीं है ना। अब वर्तमान में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप लिख लो राजस्थान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम, यहां से लिख लो सेवंत वित्त आयोग के अध्यक्ष। बताओ देखिए कौन है? अरे 7वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। अरुण चतुर्वेदी, लो जी भाई साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और सदस्य बनाया था नरेश कुमार ठकराल को, सदस्य बने थे नरेश कुमार ठकराल, लो जी भाई साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, ये 7 नाम आपको याद रखने। कुछ नाम जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको याद करने ही करने हैं,
जैसे जैसे राजस्थान के वित्त आयोग अध्यक्षों के नाम, राजस्थान सूचना आयोग, इसको क्या नाम तुम्हारा, निर्वाचन आयोग के अध्यक्षों का नाम अभी लिखा दूंगा आप लोगों को। इनके अलावा महिला आयोग के अध्यक्षों का नाम, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो कुछ इंपोर्टेंट अध्यक्ष है उनका नाम, ये आपको याद रखने ही रखने पड़ेंगे भैया, और कोई उपाय नहीं है भैया, ठीक है ना। तो ये आपका राजस्थान का वित्त आयोग है, वो कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। ये जो छठा वित्त आयोग था, अभी 7वें वित्त आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है ना। अभी 7वें वित्त आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, छठे वित्त आयोग की रिपोर्ट आप लोगों को याद रखनी है। टोटल राजस्व यानी टोटल जो 100 रुपए थे अपने राजस्थान के पास, उन 100 रुपयों का मेरे प्यारे बच्चों जो पंचायती राज को मिला वो 6.75% मिला है। यानी मान लो राजस्थान के पास 100 रुपए है, 100 में से 6.75 रुपए उन्होंने पंचायतों को दिए हैं, और जो 6.75 दिए है ना, उनका 75% पंचायतों को दिया है, उनका 75% मेरे प्यारे बच्चों पंचायतों को दिया है, और 25% जो है वो मेरे प्यारे बच्चों नगर पालिकाओं को दिया है। और जो 75% पंचायतों को दिया है, उनका 75% ग्राम पंचायत को, 20% पंचायत समिति को, और 5% जिला परिषद को। बस इतना ध्यान रखना है। अरे मान के चलो मेरे पास 100 रुपए है ना, उन 100 रुपयों में से मैं आपको किसी एक को 7 रुपए दूं, मैंने दे दिए। अब उन 7 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों मैंने 2 भागों में बांट दिया है ना, एक को एक दिया, एक को बी दिया, बी को दे दिया। एक को मैंने 5 रुपए दिया, बी को मैंने 2 रुपए दिया। अब ए जो है, ए 3 भाई है, ए है वो 3 भाई है मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से मैंने एक को 3 रुपए दिया, 2 को 1-1 रुपया दिया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। या ऐसे मान के चलो, या ऐसे मान के चलो, एक को मैंने 2.5 रुपए दे दिया, एक को 2.5 दिया मैंने, एक को 1.5 दिया मैंने, और एक को 1 रुपया दिया मैंने। वैसे यहां पे है पंचायत का 75% है। अब 75% का 75% मेरे प्यारे बच्चों, फिर पंचायत समिति का 20%, जिला परिषद का 5%। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये पहले जब आया था ये डाटा 2020 के अंतर्गत, उस समय परीक्षाओं में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब 1-2 साल में ये प्रश्न नहीं पूछा। अब जो आपकी एग्जाम से पहले पहले, आपकी एग्जाम से पहले पहले मेरे प्यारे बच्चों अगर आ जाएगा नवीनतम डाटा, तो आपको करंट अफेयर में पढ़ लेना है ना, करंट अफेयर में पढ़ लेना है मेरे प्यारे डियर। हो सकता है मैं ही पढ़ा दूं आप लोगों को, और अपडेट तो रहना ही पड़ेगा, देखो आप लोगों को, है ना, अपडेट तो मेरे प्यारे बच्चों रहना ही पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक वित्त आयोग क्लियर है? किसी बालक को कुछ पूछना है? वित्त आयोग का क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब वित्त आयोग के बाद में मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल अगले की मैं बात करूं तो 243 जी आता है, पंचायती राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण नियम। लेखा परीक्षण का मतलब होता है उनका जांच करना। किनका सर? जो पंचायती राज पैसे खर्च करती है, उन खर्चे का जांच करना कि भाई कितना किया है ना, कितना किया है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद में आता है प्यारे डियर आर्टिकल 2, मैं यहीं लिखा देता हूं आप लोगों को, ये तो मैं लिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कौन सा आर्टिकल था? 243 जे, आर्टिकल 243 जे, पंचायतों का अंकेक्षण करना। पंचायतों का लेखा परीक्षक लिख लो, लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण या अंकेक्षण करना, या अंकेक्षण करना दोस्त, या अंकेक्षण करना। अंकेक्षण का मतलब क्या हुआ? ऑडिट करना, है ना, ऑडिट करना मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जी साहब भाई, ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। किसके अंतर्गत है ये बात? ये बात है मेरे प्यारे डियर आर्टिकल 243 जे के अंतर्गत। बहुत बढ़िया जी साहब। उसके बाद में आता है मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 243 के, जो आता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, है ना। इसके बाद में आता है आर्टिकल 243, वो लिखेंगे, लिखो आप, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का मतलब होता है जो चुनाव करवाने वाला, है ना, चुनाव करवाने वाला। मैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बातें करूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 2 प्रकार का होता है। एक पंचायतों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, एक पंचायतों का, ठीक है ना, और दूसरा नगर पालिकाओं का। एक पंचायत सीधा लिख लो ना, पंचायत तो मत लिखो, पंचायत ही लिखो, पंचायत, और दूसरा नगर पालिका, है ना। दोनों का चुनाव करवाएगा कौन? राज्य निर्वाचन आयोग।
कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत वाला है जिसका उल्लेख मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 243 के अंतर्गत किया गया है ना। इसका जो उल्लेख है मेरे प्यारे डियर, पंचायत के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 243 के अंतर्गत, और जो नगर पालिकाओं का जो चुनाव होगा उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 243 जेड ए मेरे प्यारे बच्चों। ये जेड लिखा है ना, ये क्या लिखा है मैंने? ये जेड और ये ए लिखा है। क्यों सर? क्योंकि जेड के बाद में वापस ए बी सी डी, जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, ये शुरू हो जाता है ना, ये शुरू हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग करवा दूं क्या कंप्लीट, या कल ही बात करें हम इसके बारे में? अरे आज ही कंप्लीट करवा दे, या टाइम तो 45 हो गए अभी है मेरे हिसाब से, हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से करवा देते हैं। अरे चलो देखो, राज्य निर्वाचन आयोग होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही है कि प्रत्येक 5 वर्ष से राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। प्रत्येक 5 वर्ष से, प्रत्येक 5 वर्ष से, ये ऐसे मत लिखो, है ना, इसको ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा सही भाषा के अंतर्गत लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना, सही भाषा के अंतर्गत लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त मेरे प्यारे बच्चों, निर्वाचन आयुक्त मेरे प्यारे डियर। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, या 65 वर्ष मेरे प्यारे बच्चों, है ना। या तो 5 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेगा। ठीक है सर। दूसरा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? है ना, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चों इनकी राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल। बहुत बढ़िया साहब। इनकी योग्यता क्या होगी? तो योग्यता मेरे प्यारे बच्चों आईएएस लेवल का अधिकारी, आईएएस स्तर का अधिकारी प्यारे बच्चों। लो जी भैया, कोई आईएएस आरएएस लेवल का जो अधिकारी होगा वही मेरे प्यारे बच्चों निर्वाचन आयुक्त बनेगा। ऐसा नहीं कि हर किसी लुल्लू पुल्लू आदमी को बना देंगे मेरे दोस्त। ठीक है साहब। उसके बाद में जनाब ये अपना त्याग पत्र और शपथ भी लिख लो साथ में। शपथ ये कौन दिलाएगा इनको? तो ये राज्यपाल दिलाएगा, है ना, और राज्यपाल को त्याग पत्र देगा। इनको हटाएगा कौन? इनको हटाएगा कौन? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। जिस प्रकार से हाई कोर्ट के जज को हटाएंगे हम लोग, उसी प्रकार से इसको हटाएंगे भैया, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से राजस्थान हाई कोर्ट के जज को हटाएंगे, ठीक उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी को हटाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया जी साहब। फिर आता है कि साहब इनका काम क्या होता है? फिर आएगा जनाब इनका कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना, पंचायतों व नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना, पंचायतों व नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना, नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना मेरे प्यारे बच्चों पहला काम। दूसरा, निर्वाचक नियमावली तैयार करना, या मतदाता सूची भी बोल सकते हैं हम उसको, मतदाता सूची तैयार करना, सूची तैयार करना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है ना, वो राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं करवाएगा। जैसे राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2029 में अब, है ना, तो अब वो 28 में, माफी चाहता हूं, 28 में जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव होंगे ना, 28 में जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव होंगे, वो मेरे प्यारे बच्चों ये राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा, वो अपना केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो करवाएगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक, बिल्कुल साहब। अब मैं आपको बता दूं इसके अंतर्गत आपको अगर मिल जाए, है ना, तो ये देख लो, ये नियुक्ति राज्यपाल ये आ गया, वेतन 2.25 लाख हो गए। राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त आप लोगों के सामने है ना, कि प्रथम अमर सिंह राठौड़ थे, 2 नंबर पे एनआर बसीन थे, 3 पे इंद्रजीत सिंह खन्ना, 4 पे अशोक कुमार पांडे, 5 पे राम लुभाया, है ना, कौन? राम लुभाया पैरेडियर। फिर 6 नंबर पे प्रेम सिंह मेहरा, और फिर वर्तमान में मधुकर गुप्ता 2022 से मेरे प्यारे डियर। ये राजस्थान के वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों निर्वाचन अधिकारी है। अब बताओ, है ना,
अब जो आपकी बाकी की चीजें बच रही है उनके बारे में आप लोगों से कल बातें कर लूंगा, है ना। कल क्या, ये तो हाँ, ये एक तो बता देता हूँ, एक लास्ट बता देता हूँ, ये है ना, नहीं बताऊंगा, कल ही बताऊंगा। कल मतलब अगली क्लास के अंतर्गत। अब आपको मैंने कई बार बता रखा है कि भाई अब अपनी एक बार 2 दिन क्लास नहीं होगी, जैसे वैसे अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, तो आज बुधवार है, तो कल गुरुवार और शुक्रवार को अपनी क्लास नहीं होगी। अगली क्लास अपनी या तो संडे को होगी या मंडे को होगी, ठीक है ना भाई। अगली क्लास अपनी या तो संडे को होगी या मंडे को होगी। और बताओ, बढ़िया रहा सबका सेशन। आज थोड़ी बातें कम की आप लोगों से, पढ़ाया है ना, बातें खूब कर लेंगे, टेंशन मत लो, है ना, बातें खूब कर लेंगे आपसे, टेंशन मत लो मेरे प्यारे बच्चों। बस सिलेक्शन होना चाहिए आप लोगों का, सिलेक्शन होने के बाद में बातें ही करेंगे आपसे। या तुम थानेदार बनने के बाद में हमें भूल जाओगे कि कौन रणजीत मास्टर है, पढ़ाई होगी पॉलिटी, हमने तो पैसे दिए थे हैं? अरे भूल जाओगे, याद रखोगे हमेशा हमेशा के लिए। चलो बहुत बढ़िया, एक बार रिवीजन और कर लेना इन सबका ना, एक बार रिवीजन और कर लेना। और कल हम लोग इसकी मोटी मोटी बातें, कल मतलब अगली क्लास के अंतर्गत मोटी मोटी बातें कर लेंगे, और फिर एक क्लास बचेगी जिसमें हम फैक्चुअल बात कर लेंगे, है ना, डाटाओं की बात कर लेंगे मेरे प्यारे डियर, ठीक है। चलो तो चलता हूं मेरे दोस्त, कल मिलूंगा यानी अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।